जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी भारत में 2024-25 के लिए बजट को पेश कर दिया गया, बजट को प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग बजट से संबंधित जितने भी चीज़ें को बदलाव देखने को मिली है, जो भी आए हुए हैं, जो भी प्रस्तुत की गई है, उसको इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कि आपका अंतिम में जो ना आपको पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ अंतिम में क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उसको भी हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं। जो भी बजट में आपका इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या बदलाव हुआ है, या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, इन तमाम चीजों को आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2024-25 के लिए जो ना ये बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो टारगेट है अपना विकसित भारत के लिए। तो विकसित भारत के लिए क्या कहा गया है कि भारत का बजट 2024-25 में ये कहा गया है कि आपका भारत जो ना अपना प्यारा देश भारत 2047 तक विकसित भारत के रूप में हम लोग को सामने में विश्व में उभर कर आएगी। जिस तरह से अभी वर्तमान समय में हमारा प्यारा देश भारत जो है विकासशील देश के सूची में अंतर्निहित है, उसी तरह 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से हमारी पहली उपलब्धियां, पहली टारगेट जो यही है कि हमारे लिए 2027 जो है विकसित भारत के रूप में उभरेगी। तो इसमें कहा जाता है प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत होगा। ये 2047 तक की ये हमारे बजट 2024-25 में ये प्रस्तुत किया गया है। तो इसके बाद विकास मंत्रालय के माध्यम से कहा गया है सबका साथ सबका विकास। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए जो है सबका साथ सबका विकास ये बजट 2024-25 के लिए है। और इस सभी का व्यापक विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होगा और सबके विश्वास के साथ हम लोग विकास करेंगे। ठीक है। और सबका प्रयास के समर्थन से जनांकीय लोकतंत्र और विविधता को भी हम लोग प्राप्त करेंगे। इस तरह से विकसित भारत 2047 तक हम लोग प्राप्त कर लेंगे। यानी कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास रहेगा तो हम लोग 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएंगे। ठीक है। तो ये हमारे लिए पहला टारगेट है 2047। ओके। तो उसके बाद आगे कहा जाता है जन केंद्रीय समावेशी विकास। इसमें क्या कहता है सभी प्रकार की अवसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास किया जाएगा। यानी कि किस जैसे भौतिक क्षेत्र में हो या आपका डिजिटल के क्षेत्र में हो या सोशल के क्षेत्र में जो हमारा देश भारत जो है ना ये काफी ठोस विकास करेगा, काफी प्रोग्रेस करेगा। उसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डीपीआई में औपचारिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें इसके बारे में क्या कहा गया कि हम लोग इस बार जो बजट में जो ना हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अवसंरचना भौतिक हो गया, डिजिटल हो गया, उसके डीपीआई हो गया, औपचारिक हो गया, ये वित्तीय समावेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाली है। उसके बाद जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है। यानी कि अब तक जो है हम लोग को जीएसटी द्वारा जो ना काफी जो ज्यादा कुछ देखने को मिला। जीएसटी में अब तक के जीएसटी का अब अगर देखा जाए तो सूची में 2023-24 के लिए जो ना सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। उसके बारे में हम लोग डाटा आगे देखने वाले हैं। ये आपका प्रकृति मतलब कि इस तरह से हम लोग का क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा डिटेल से करने वाले हैं। जीएसटी में क्या क्या हम लोग को प्राप्त हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में वो भी समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आगे चल के इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या क्या गया प्रमुख क्षेत्र जो है ना ये कल्याण, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। सबसे पहली बात तो हमारा देश में अगर गरीबी हट गया तो समझ जाइए देश काफी विकास कर रहा है, काफी विकसित कर रहा है ना, विकसित में आ जाएगा। तो हम लोग को ये गरीबी कल्याण पे देश का क्या कल्याण किया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात देखिए डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। यानी कि डीबीटी से जो है ना लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास इसकी बचत हुई है इस बार 2023-24 में। तो अगर इसके डाटा देखा जाए ना तो पिछली सालों की तुलना काफी ज्यादा है ना। ये भी हमें देखना है। देखिए हम लोग को बजट में क्या होता है, ये तुलना होता है पिछले साल का और अब के साल का जो बजट में क्या क्या डिफरेंस मिला है। पिछले साल में कितना इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, अब के समय में कितना समय मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में हम लोग को तुलना करना होगा। तो इस तुलना के माध्यम से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोग को सरकार के बारे में भी समझ सकते हैं कि क्या कर रही है सरकार। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार का 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। यानी कि अगर हम लोग डाटा देखें तो पिछले सालों की तुलना मतलब पिछले दशकों की तुलना जो है ना अभी वर्तमान समय में लगभग 25 करोड़ लोग, देश में 25 करोड़ लोग जो है ना गरीबी रेखा से जो है ना बाहर निकले हैं, गरीबी रेखा से उभरकर बाहर निकल चुके हैं, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पीएम स्वाधीन के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों के ऋण सहायता, यानी कि लगभग पीएम स्वनिधि जो योजना थी उसमें लगभग 78 लाख रेहड़ी मतलब ऋण सहायता करेगी। इसमें देखिए यहाँ पे आपका यहाँ देख सकते हैं
गरीबी संख्या के प्रतिशत की कमी। देखिए सबसे पहली बात यहां देख सकते हैं 2005-6 में जो है ना लगभग 55 मतलब 55.3% के लोग जो है ना भारत में गरीब था, लगभग आधा से भी ज्यादा लोग गरीब था, है ना। 100% फुल होता है, उसमें 55% जो है ना इसमें गरीब था 2005 में। और वर्तमान समय में अगर देखें तो 2022-23 में मात्र 11.3 रह गया है, मात्र 11.3 रह गया है। इसीलिए कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। यही है डाटा हम लोग को, ये भी हमें देखना है ना। तो उसके बाद आगे कहा जाता है कि आगे में देखिए युवाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण कहा जाता है। 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। जो भारत के ये विकास कौशल योजना नहीं हुआ है, कौशल भारत के रूप में, डिजिटल के रूप में भारत प्रधानमंत्री ने चालू जो किया है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को जो इससे प्रशिक्षण मिला है और इससे जो है ना उसको काफी कुछ प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसमें अगर ये उसके बाद युवाओं की उद्यमी बनने की इच्छाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी। देखिए ये क्या है 2023-24 में जो है ना लगभग 4000 करोड़ रुपया था, और अभी वर्तमान समय में 2024-25 के बजट में जो है ना 6050 करोड़ के रूप में इसको हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसके बाद भारत के इस बार जो बजट में देखिए क्या क्या देखने को मिला। IIT सेक्टर में जो है ना ये 2014 में मात्र 16 थी, ठीक है, अभी वर्तमान समय में 23 है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में IIT सेक्टर की संख्या कितनी है, तो टोटल 23 है। ओके, पहले 2024 में जो 14 में जो है ना 16 थी, अभी जो है ना वर्तमान समय में 23 है। अभी ये हम लोग जो है ना देख सकते हैं। उसके बाद कहता है एम्स, जो अपना भारत के सबसे बड़े और मतलब एम्स जो है हॉस्पिटल, वो 2007 में जो है ना मात्र 7 थी, 2014 में मात्र 7 थी, और वर्तमान समय में भी 22 है। और लगातार हर स्टेट में, हर राज्यों में एम्स की बनावट हो रही है, एम्स जो बनने को बन रही है ना। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। एम्स अभी वर्तमान समय में 22 जगहों पे है, 22 इसका जो सेंटर है। उसके बाद कहा जाता है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में 2014 के तुलना किया जाए तो 723 ही मात्र थे, अभी वर्तमान समय में 1113 है। 1113 इतनी मतलब प्रोग्रेस क्या है, इसका मतलब ये हम लोग को ये निष्कर्ष निकल रहा है कि बजट जो है हम लोग का अभी देश जो है काफी प्रोग्रेस कर रहा है ना, पिछले कुछ दशकों से काफी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर चाहे IIT के सेक्टर में देखे या एम्स के सेक्टर में, मतलब शिक्षा के स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वास्थ्य हो या रोजगारी हो या गरीबी हो, इन तमाम चीजों के मुद्दों के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है हमें, है ना। इसका साक्षात आपके सामने ये प्रस्तुत है ना। उसके बाद आगे कहा जाता है कि किसान अन्नदाता का कल्याण, किसान अन्नदाता का कल्याण देखिए पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिला गया है। जैसे किसान के माध्यम से नहीं निकला था, एक साल में 6,000 रुपया आपको डायरेक्ट अकाउंट में मिले जाएंगे। इस तरह से जो ना पीएम किसान के तहत योजना के तहत लगभग 12 करोड़ रुपया लगभग 11.8 करोड़ किसानों को जो प्रत्यक्ष सहायता मिली है, वित्तीय सहायता मिली है ना। उसके बाद कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा मिला गया है। फसल बीमा जैसे जीवन बीमा होता है, उसी तरह किसानों के लिए बीमा, फसल बीमा के लिए भी ये योजना चलाई गई थी, उसमें जो 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्राप्त हुई है ना। ये भी काफी बड़ी बात है। उसके बाद आगे कहा जाता है 3 लाख करोड़ के व्यापारी वॉल्यूम का समर्थन करने वाली ENM के तहत 1361 मीडियाओं को समेकन, यानी एक योजना चलाई गई थी ENMS के नाम से। तो इसमें भी 3 करोड़ लोगों का जो है ना, करोड़ व्यापारियों का वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद इसमें हम लोग देख सकते हैं चावल के और गेहूं के खरीद बिक्री के बारे में। देखिए 2020-21 में जो है 30 टन था, 30 लाख मीट्रिक टन था। उसके बाद अभी वर्तमान समय में 38 हो गया, इसमें भी काफी बढ़ावा देखने को मिला है। गेहूं में देखिए, गेहूं में पहले जो 2020-21 में जो 390 था, उसके बाद वर्तमान समय में 262 है, इसमें थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, गेहूं में। तो अभी से वर्तमान समय में गेहूं जो है हमारे देश में बहुत कम हुई है, जिससे कि आप जैसे देख सकते हो कोटा होता है ना, जिसमें चावल गेहूं जो होता है, जो छोटे मतलब छोटे जो जाति के लोग या छोटे मतलब कि आर्थिक स्थिति जिसका दयनीय होती है, उसको जो कोटा के तौर पर अनाज मिलते हैं, उसमें अभी गेहूं कुछ महीनों के लिए जो बंद कर दिया था कि गेहूं अभी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से अभी गेहूं नहीं मिलेगी। ये भी आपको याद होगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि गेहूं में जो है ना काफी गिरावट देखने को मिला है। ओके, तो ये भी वही बात है। उसके बाद लेकिन हाँ, पिछले साल की तुलना में विकास हुआ है। पिछले साल 181 ही था, अभी 262 है। ये आपका जो है ना लाख मीट्रिक टन की के माध्यम से कहा जा रहा है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नारी शक्ति में क्या कहा जाता है, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण समर्पित किए गए हैं। मतलब महिला उद्यमियों के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण समर्पित किया गया। महिलाओं के लिए 30 करोड़ रुपया का जो है ना ऋण प्राप्त किया गया था। उसके बाद कहता है 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। अगर 10 सालों की तुलना अगर करें तो भारत में जो है ना लगभग 28%
जो ना महिलाओं के एडमिशन में जो ना काफी प्रोग्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं के 43% नामांकन किया गया है। बाल श्रम में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना, यानी 2017-18 में जो है था ये मात्र 23% था, अभी 37% है। यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी का ये आपका डाटा दिया गया है, पहले 23% ही था, अभी वर्तमान समय में कितने हैं, 37% है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट का था, देखिए नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, 63 लाख स्व सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाओं की लखपति दीदी बनी गई है। मतलब ये लखपति दीदी आपका जीविका, आपके गांव में जीविका दीदी चलती है ना, तो उसी के माध्यम से इसका 1 लाख महिलाओं की लखपति दीदी बनी है। ये आपका बजट प्रस्तुत कर रहा है पिछले सालों की तुलना में। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसके बाद कहा जाता है कि ये अमृत काल के लिए कार्यनीति, जो आपका फ्यूचर में क्या क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या क्या हम लोग का टारगेट रखा गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, साधारण विकास में देखिए 2070 तक जो है ना निवल शून्य कर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें प्रदूषण नहीं होगा, मतलब कि ये सब चीजों को शून्य कर दिया जाएगा 2070 तक जो है ना। पूरा चीजें अभी जैसे सीएनजी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, हर क्षेत्रों में सीएनजी का पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, उसके बाद सीएनजी गाड़ी चलाई जा रही है। इसके माध्यम से देखो पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निवेदन, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, उसके बाद कोयला हो गया, गैसीकरण और तलीकरण की क्षमता की स्थापना करना किया जाएगा, जैसे सीएनजी, पीएनजी और संपीड़न के बायोगैसों का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद बायोमास एकत्रीकरण, मशीनीकरण को खरीद के लिए विश्व वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मतलब आपका प्रदूषण क्षेत्र में जितने भी चीजें आएंगे ना, जो पर्यावरण क्षति पहुंचाएगी, इस तमाम चीजों को इसमें आपका ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग को इंपॉर्टेंट बातें पर देखिए, पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की सहायता में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फैक्ट्री की नीति की योजना बनाई जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। गैस जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि देखिए कितना हो गया है। 2004 में जो मात्र 30% था, अभी 43.9% है। तो ये भी काफी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अगला में आपका कहता है अमृत काल के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए क्या कार्यनीति होगी, क्या नीति रणनीति होगी और क्या टारगेट होगा। सेकंड में आपका कहा जाता है अवसंरचना और निवेश में देखिए प्लास्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना, ये आपका बड़ी टारगेट है। ये आपका जो अगले बजट के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया। 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। उसके बाद द्विपक्षीय निवेश समझौता के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद कहा जाता है उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार तथा नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा। जैसे अभी देख रहे होंगे आपके नजदीकी क्षेत्रों में, आपके जिलों में भी अभी जो हवाई अड्डा का जो है ना, हवाई अड्डा का व्यापक रूप से मतलब बनाए जा रहे हैं। अभी लगातार मतलब विकास किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से जो उड़ान जो है ना, उड़ान योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना एक योजना चलाई गई थी, जिसके माध्यम से जो ना बहुत सस्ता में आप जो है हवाई जहाजों की यात्रा कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इसके माध्यम से ये इस पे ज्यादा ध्यान फोकस किया जा रहा है और इस पे बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि अभी जैसे मेट्रो अभी कुछ ही जगहों पे, कुछ ही शहरों पर यह उपलब्ध है, लेकिन आगामी दिनों में जो है ना, आगामी वर्षों में जो है ना, ये काफी प्रोग्रेस करेगा और छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इन बड़े बड़े शहरों में जो है ना अभी मेट्रो उपलब्ध है। लेकिन अभी बहुत जल्द जो है ना आपके छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। जैसे अभी पटना में काफी प्रोग्रेस कर रहा है, काफी स्पीड में बनाई जा रही है मेट्रो जो है ना, वो काफी जल्दी काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करता है कि मतलब 2025 से 26 तक में इसको चालू कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ना तमाम शहरों में भी ये मेट्रो की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्द। ओके, उसके बाद कहा जाता है पूंजीगत व्यय वृद्धि। ये सब जो है ना आपका इतना प्रोग्रेस किया गया है ना जीडीपी में। देखिए जीडीपी में क्या किया गया, पूंजीगत व्यय में वृद्धि किया गया। पूंजीगत व्यय में हो गया आपका, जैसे देखिए 2018 के आसपास देखो तो लगभग 3 से कम था, है ना। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग देखे जाए तो ये लगभग 12 लगभग आपको हम लोग देखें तो लगभग 11 के आसपास है ना। 11 लाख रुपए के आसपास है, जो काफी बड़ी उपलब्धि है। देखिए लगातार बढ़ रही है ना, लगातार बढ़ने की ये हम लोग को डाटा देखने को मिल रही है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पूंजीगत व्यय की वृद्धि कितना है, लगभग 11% के आसपास है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एफडीआई, देखिए सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको, बहुत ही जल्द आपको मैं क्या करूंगा, पूंजीगत व्यय हो गया, जीडीपी हो गया, उसके बाद एफडीआई हो गया, राजस्व पूंजीगत हो गया, पूंजीगत प्राप्ति हो गया। मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी बजट से संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं ना, कर हो गया, जो भी मतलब कि जित कोर हो गया, जो भी चीजें आएंगे उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको जो समझने में आसानी होगी। वो भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होगी। जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जैसे ही हम लोग वे सब्जेक्ट आएंगे तो उसको भी हम लोग
अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें तत्काल अभी ध्यान देखना। एफडीआई के अंतर्गत अंतर प्रवाह को 2 गुना मिला, लगभग 298 था 2015 5 से 14 तक में, अभी 2014 से 23 तक में लगभग इसका 2 गुना हो गया, लगभग देखो तो 2 गुना है ना। तो इसके बाद ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, भौतिक संरचना में सुधार भी देखने को मिला है। उसके बाद अमृतकाल में ये समावेशी विकास, रोजगार सृजन सहित तेजी विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए अक्षांशीय जिलों का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद स्वास्थ्य में भी देखिए, स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है बालिकाओं यानी कि 9 से 14 वर्ष को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ये जो है ना, ये जब मैंने पढ़ा ना बहुत अच्छा लगा सुन के। ये सब चीजों पर टीकाकरण करना ही चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अभी बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, दुखद घटनाएं हो जाती है सब, है ना। तो इस पे ध्यान दिया जा रहा है, काफी अच्छा लगा ये, है ना। प्रोत्साहन पर इस पे किया जाएगा, तो टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना। ओके, उसके बाद कहा जाता है स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 से तेजी से लाई जाएगी। मतलब आंगनबाड़ी के जो सेविका होती हैं, सहायिका होती है, इसके माध्यम से आपका जो भी बच्चे हैं, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में कौन बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे ही ना, तो उसको लो है ना, ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको ये समझाया जाएगा, है ना। तो जो भी बच्चे जाएंगे उसको देखभाल के लिए उसको जो ना आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आंगनबाड़ी के माध्यम से इसको पोषण और में तेजी लाई जाएगी। तो स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसका तो मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। देखिए, इंद्रधनुष के टीकाकरण के लिए, मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण से जो है एक नया योजना बनाई जाएगी जिसका नाम होगा यूविन प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूवी प्लेटफॉर्म बहुत जल्द इसको लागू किया जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आगे कहा जाता है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आकाश कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यानी कि ये आपको जो सहायिका होगी, सेविका होगी, इसको यानी कि स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए आगे है अगला आपका अमृतकाल के लिए जो ना ये चौथा हो गया, यानी टोटल 5 टारगेट बनाए गए हैं। हम लोग को पहले देख रहे थे 2047 तक विकसित हो जाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में देख लिए, उसके बाद आपका जीडीपी के बारे में भी देख लिए, अभी समावेशी विकास देख लिए, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित हम लोग देख चुके हैं। अभी समावेशी में विकास में आ जाएगा 2 में आवासन। ठीक है, आवासन मतलब ये हुआ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है और अगले 5 वर्षों में जो ना लगभग 2 करोड़ आवास का लक्ष्य बनाया गया। मतलब ये जो है ना अब तक के जो ना 3 करोड़ लोगों को जो ना आपका मकान दे चुकी है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री योजना जो मनरेगा होती है ना, तो उसके माध्यम से मतलब ये आवास योजना के माध्यम से जो है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को मकान की सुविधाएं दे चुकी है और अगले कुछ वर्षों में 5 वर्षों में जो ना 2 करोड़ लोगों को भी आवास की लक्ष्य बनाए गए हैं। तो इस तरह से लगभग 5 करोड़ लोगों को ये आवास दे देंगे, उसमें से 3 करोड़ को दे चुके हैं और 2 करोड़ को देने वाले हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। पीएम के लिए आवंटित मतलब ये, उसके बाद अपना घर खरीदने के लिए भी, अगर लोग कोई घर खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें भी सरकार जो उसमें सहायता करेगी, ऋण दे। अभी जैसे आप देखते होंगे होम लोन होता है ना, होम लोन के लिए होम लोन के लिए भी सरकार कई मतलब बैंक वाले जो है ना ऋण देते हैं, तो उसी प्रकार सरकार भी आपको ऋण देंगे। तो इसमें भी हमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। उसके बाद पर्यटन में भी देखने को मिला है, कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसर को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन किया जाएगा। मतलब पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्यों की जो ना सरकार के संघ सरकार जो है ना राज्य सरकार को सहायता करेगी, इस पे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अभी प्यारा देश भारत जो है ना अभी G20 का सदस्य था, अध्यक्ष था, तो उसमें जो ना लगभग 60 स्थानों पर जो इसकी G20 का बैठक हुआ था, इसके बारे में विविधता दिखाई गई है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। और जैसे अभी चर्चा में था ना लक्षद्वीप महाद्वीप जो है था, वो उसके बारे में भी इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी लक्षद्वीप पर काफी फोकस किया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। तो आप इसको ध्यान रखना, ये अभी काफी चर्चा में भी है और बजट में भी इसके बारे में अहम भूमिका दी गई है। तो अहम रोल है इसका भी, आप एग्जाम में डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधि यानी ब्याज मुक्त की उपलब्धियां कराई जाएगी। मतलब कि राज्य सरकारों को भी संघ सरकार जो है ना ऋण दिए जाएंगे, उसको सहायता किए जाएंगे, ताकि राज्य के अंतर्गत वो अपने जो भी क्षेत्र होंगे उसको बढ़ावा कर सके, वो प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, अगर राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा, इसी प्रकार राज्य को भी ऋण दिया जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगला है आपका, अगला टारगेट में दिया गया है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में कहा जाता है सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी, यह भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद नैनो डीएपी
का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों के लिए निर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। देखिए अभी जो भारत तिलहन के क्षेत्रों में काफी मतलब नीचे था, तो ये अब आत्मनिर्भर बनने की कगार पर है। बात ये टारगेट बनाया गया कि आत्मनिर्भर बनेंगे वो तिलहन के क्षेत्र में, ठीक है। तिलहन समझ रहे हैं ना, तो आप सभी उस पर भी ये आत्मनिर्भर बनेंगे, तो इस पे ये टारगेट बनाया गया। और डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। डेयरी मतलब होते हैं ना दूध वगैरह जो होती है, उस पर भी दूधों पे भी काफी ज्यादा फोकस करेंगे। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यक्रम का विस्तार, ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरी निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि मत्स्य पालन में भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखिए कृषि के क्षेत्र में दिया जाएगा, डीएपी के क्षेत्र में दिया जाएगा, डेयरी के विकास में दिया जाएगा, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद पांच एकीकृत एक्वा पार्क में भी स्थापित किया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में ये सब बातें दी गई है। नीली क्रांति, ये सब चीजें आपको देखने को मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निस्थापन, देखिए ये मैंने आपको क्या बताया था आपका, देखिए ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीएसडी का कम होना। देखिए क्या हुआ है, यानी कि सीएडी का जो कम होना, ये ही मतलब सबसे पहले 2014 में लगभग 1.6 के आसपास था, अभी देखा जाए तो लगभग 1% के आसपास आ चुकी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये अभी हाई है, मतलब अभी वर्तमान समय में लगभग 1% के आसपास है, 1% से कम ही है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है। बेरोजगारी की दर में कम हो गया है, यानी अभी वर्तमान समय में जैसे अभी क्या बताया था, 25 करोड़ लोगों को लगभग गरीबी रेखा से तो बाहर निकाला गया है। उसी प्रकार अगर गरीबी रेखा से बाहर निकला तो रोजगार भी तो मिला होगा। गरीबी रेखा से कैसे बाहर निकलेगा? क्या मैं आपको 5 लाख रुपया दे दूंगा जो उसका हो जाएगा 5 लाख में? ऐसा नहीं है। जो बेरोजगार थे उसको रोजगार दिया गया है, वो गरीबी रेखा से बाहर हुए। तो अभी हम लोग देखें 2017-18 में इसकी संख्या थी 6.16, है ना, 6% के आसपास था लगभग 2017-18 में। वर्तमान समय में देख लगभग 3.2% लोग ही इसमें जो ना लोग बेरोजगार है, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा, ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात ही है ना। उसके अगला देखें, उसके सकल ग्रामीण के लिए भी जीएनपी का करना हो गया। ये सब डिजिटल लेन देनों का भी बढ़ावा। देखिए डिजिटल लेन देन में अभी क्या है, चर्चा भारत में जो है ना काफी ज्यादा डिजिटल लेन देन हो रही है। मतलब कि यूपीआई हो गया, भीम हो गया, ये सब चीजों के माध्यम से जो है ना डिजिटल लेन देन काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना। अभी नंबर 1 पे भारत है ना। तो अभी अगर 2017-18 की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास था। अभी वर्तमान समय में देखें तो लगभग आपका हो गया 13 से 14 हजार के आसपास जो है ना करोड़ रुपए के आसपास आवंटन किया जाता है ना। तो ये लेन देन किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है ना। वर्तमान समय में भी लगभग 13 करोड़ के आसपास ये लेन देन हो रही है। उसके बाद औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण में वृद्धि हो गया है लगभग, यहाँ अभी वर्तमान समय में 1.7 है, पहले था 0.9, ये 2018 की बात कही जा रही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में भी गिरावट आ गया है, पहले 9.4 था, अभी 5.5 ही है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने की सोच रहा हूँ कि आपको एक एक टॉपिक जो ना हर चीजों को अच्छे डिटेल से मैं समझा पाऊँ। अभी बजट पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद का दादा कराधान सुधारों में उपलब्धियां, प्रत्यक्ष कर संग्रह के पिछले 10 वर्षों में 3 गुना में वृद्धि हुई है। उसके विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 में वृद्धि हुई है। तो हम लोग को ज्यादा फोकस, अब देखिए अब हम लोग को देखना है क्या रुपया कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। देखिए ये थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन में दिखाए रुपया कहाँ से आता है, ठीक है। ये इसको आप देखो, ये भी हमें ध्यान रखना। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि रुपया सबसे ज्यादा कहां से आ रहे हैं। हमारे भारत के बजट में जो ना हमारी जो खर्च होंगे, आपके मन में जरूर आता होगा यार सरकार इतना रुपया कहां से लाते हैं यार, इतने टारगेट रखे हैं 700-800 करोड़, 2000, 5000, 10,000 लाख करोड़ रुपया इतना टारगेट रखे हैं, वो पैसा आता कहां से? मशीन है का? उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे ज्यादा जो है आपका उधार और अन्य देयताओं के माध्यम से 28% लिया जाएगा। जगह बाकी देशों से हो गया, किसी अन्य देशों से होता है ना कि इतने देश, अमेरिका से हो गया कि इतने लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया गया, इतना सहायता प्राप्त हुई है। तो वही बातें हैं, लगभग 28% जो है इससे उधार के रूप में हम लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आपका आ जाएगा आयकर, यानी कि इनकम टैक्स के माध्यम से 19% मिलेंगे, हमें इतना रुपया प्राप्त होगा, 19%, ठीक है। उसके प्रकार जीएसटी से लगभग हम 18% आएंगे। जीएसटी से मैंने क्या बताया था आपका, जीएसटी में जो ना अभी वर्तमान समय में अब तक का हाईएस्ट जीएसटी प्राप्त करने वाला मतलब बन गया वर्ष, ओके। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे नंबर 1 पे है 28% जो उधार से लिया जाएगा, लोन लिया जाएगा। उसके बाद आपका आयकर यानी इनकम टैक्स से मिलाया जाएगा 19% के आसपास। उसके बाद का जीएसटी से लगभग 18%, और चौथा में होगा कॉर्पोरेशन कर, ये जो है ना आपका 17%। ये हमें लगभग जो है ना सबसे ज्यादा मतलब मात्रा में हम लोग को 4 को कम से कम याद रखना होगा। फर्स्ट में आपका जगह उधार और अन्य देयता लगभग 28%, सेकंड में जगह इनकम टैक्स सेकंड स्थान पे है, जीएसटी 18%, उसके तक कॉर्पोरेशन कर जो है ना
चौथा स्थान पे है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इन तमाम क्षेत्रों से हम लोग को टैक्स आएंगे, हम लोग को रुपया प्राप्त होंगे। और रुपया कहाँ जाते हैं, हम लोग इतना रुपया कहाँ पे कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग का क्या है, सबसे पहली बात, जैसे मतलब हम लोग सबसे ज्यादा रुपया लेंगे कहाँ से आएगा, उधार से लिया जाएगा, लोन से लिया जाएगा। तो हम लोग को लोन भी चुकाना होगा ना, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लोन लेते जाएंगे, चुकाना भी तो होगा ना। तो चुकाने के लिए ब्याज भुगतान के लिए 20% हम लोग को ये खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान, जितना हम लोग को इनकम हुआ है, जितना भी रुपया आएंगे लोन से हो या जीएसटी से हो या इनकम टैक्स से हो या कॉर्पोरेशन टैक्स से हो, जितनी भी चीजों से हम लोग को इनकम आएंगे, जहां से रुपया आएंगे, उन रुपयों को हम लोग जो ना ब्याज में हम लोग लगभग 20% हम लोग ब्याज को भुगतान कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले उसके बाद जो है ना हम लोग को ये करों और शुल्कों का राज्य का भुगतान मतलब कि 20% के आसपास करेंगे। कर हो गया और शुल्क हो गया, जो राज्य के होंगे ना उसको भी हम लोग उस पर खर्च करने वाले हैं। उसके बाद केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में हम लोग को 16% के आसपास हम लोग को खर्च करना है ना। उसके बाद आपका ये हम लोग को 3 याद रख सकते हैं, ये हम लोग को बड़ी बात है ना। भुगतान के लिए 20%, उसके बाद करों और शुल्कों के में राज्य का भुगतान लगभग 20%, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्रों में योजनाओं का लगभग 16% हम लोग ये तमाम चीजों पे खर्च करेंगे, है ना। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। अगला रहेगा ये वित्त मंत्रालयों को आवंटन। वित्त मंत्रालयों को आवंटन, देखिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके पीटी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा आवंटन किस क्षेत्रों में किया जाएगा, सबसे ज्यादा जो ना इस बार रक्षा क्षेत्रों में रक्षा मंत्रालय को दिया जाएगा। लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपया जो सिर्फ रक्षा मंत्रालय को दिया जाएगा। आपको ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि बजट 2024-25 के अंतर्गत जो है विशिष्ट कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिनको जो सबसे ज्यादा आवंटन किए जाएंगे, तो आपको टिक लगाना है रक्षा मंत्रालय के। अगर पूछा जाएगा कितने रुपए का आवंटन किया जाएगा, तो लगभग ये 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ चुके होंगे, है ना। रक्षा मंत्रालय है सबसे ऊपर में, उसके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से देंगे लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपया, है ना। उसके बाद रेल मंत्रालय में खर्च करेंगे लगभग 2.5 लाख करोड़, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय लगभग 2.13 करोड़। उसके बाद गृह मंत्रालय के माध्यम से देंगे 2.03 करोड़। उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए 1.77 करोड़। उसके बाद रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.68 करोड़। उसके बाद संचार मंत्रालय के लिए 1.37 करोड़। उसके बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.27 करोड़। तो सबसे कम देखा जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए दिया गया है 1.27 करोड़। सबसे ज्यादा कहां दिया गया है, आप सभी फिर से कमेंट बॉक्स में करो कि ये सबसे ज्यादा कहां पे दिया गया, रक्षा मंत्रालय में दिया गया, ठीक है। तो ये हुई हमारे बजट के बारे में जो क्या टारगेट थी, टोटल 5 टारगेट हम लोग को एक एक करके देख चुके हैं, सब कुछ डिटेल से चर्चा की है ना। तो कितना क्या क्या प्रोग्रेस किया गया, क्या क्या कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, कितना स्वास्थ्य में हम लोग को देखने को मिला प्रोग्रेस हुआ है, क्या तमाम चीजों को हम लोग आज के सेशन में बजट का डिटेल से एनालिसिस कर चुके हैं। और देखिए सबसे पहली बात, निष्कर्ष में क्या निकलेगा, इस बार जो है बजट बहुत कम मात्रा में निकला गया है। अगर पिछले साल की तुलना करोगे तो इस बार आपको बहुत कम टारगेट्स मिले होंगे, बहुत कम योजनाएं देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों, कोई बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूं, इस बार देखिए इलेक्शन है 2024 में जो है इलेक्शन है। जिस वर्ष भी इलेक्शन होती है, जिस बार भी चुनाव होती है ना, तो उस वर्ष में जो है ना बजट की मात्रा कम होती है, क्योंकि बजट इलेक्शन में भी समय जाएंगे और हो सकता है कि सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा, तो हर चीजों का सोच अलग होती है। तो ये जो हम लोग अगर ऐसे पूछा जाए कि ये जो इलेक्शन के समय में अगर आपका बजट की मात्रा कम हो रही थी, किस देश से लिया गया, ये ब्रिटिश का जो ना रूल्स हैं, ब्रिटिश ऐसे ही अपनाते हैं, तो हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। तो संविधान में आपको पता होगा कि बहुत ऐसी चीजों को हम लोग जो है ना संविधान जो किसी अन्य देशों से लिए हैं, तो इसी प्रकार इसमें भी हम लोग को ब्रिटिश से लिया गया है कि जिस वर्ष चुनाव होंगे उस चुनाव के वर्ष जो है ना बजट कम पेश किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग बजट 2024-25 को हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो ना बजट पूरी अच्छी तरीके से डिटेल से चर्चा हो चुकी होगी, और हम लोग होगा तो और नेक्स्ट सेशन में भी इसके बारे में और कुछ नए अपडेट आएंगे तो उसको बारी चर्चा करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज बजट आपके माइंड में सेट हो गया होगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।